इस वीडियो में मैं आपको ब्लिट्ज रिपोर्ट पैरामीटर के और उन्नत फीचर्स दिखाऊंगा। उदाहरण के लिए कैसे विभिन्न एंकर स्टाइल का उपयोग करना है, डायनामिक सीक्वल का उपयोग कैसे करना है, विभिन्न सूची शैलियों का उपयोग कैसे करना है, मिलते जुलते मूल्यों का उपयोग कैसे करना है और डायनामिक डिफ़ॉल्ट मूल्यों का उपयोग कैसे करना है। तो चलिए हमारे टेस्ट रिपोर्ट से शुरू करते हैं। चलिए ब्लिट्ज रिपोर्ट फॉर्म पर चलते हैं और यहाँ हमारे पास हमारा एपी परीक्षण रिपोर्ट है और चलिए सेटअप स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक क्वेरी है जो एपी सप्लायर्स टेबल से डेटा चयन कर रहा है, इसलिए एपी सप्लायर्स टेबल से 2 कॉलम और एपी इनवॉइस से सभी कॉलम। और पिछले सत्र से हमारे पास पहले से ही इस पैरामीटर चरण में पैरामीटर हैं। तो हमारे पास सप्लायर नाम, सप्लायर नंबर, इनवॉइस तिथि से लेकर तक के लिए एक पी पैरामीटर है और एक निर्माण तिथि के लिए भी है। और ये पैरामीटर्स ये आमतौर पर पैरामीटर नाम और वेयर क्लॉज प्रतिबंध होते हैं और वे यहाँ एक एंकर का संदर्भ देते हैं और एंकर का मतलब एसक्यूएल क्वेरी में एक प्लेस होल्डर होता है। तो यहाँ एसक्यूएल क्वेरी में आप देखते हैं 1 बराबर 1 और ये एंकर यहाँ एसक्यूएल क्वेरी में उपस्थित एंकर का संदर्भ देता है। और रन टाइम पर होता ये है कि अगर उपयोगकर्ता इस वैकल्पिक सप्लायर नाम पैरामीटर के लिए कोई मान भरते हैं तो ये डेटा को सीमित करना शुरू कर देता है, इस जहाँ क्लॉज को सीधे इस 1 एंकर के पहले सम्मिलित करके और विभिन्न प्रकार के एंकर। तो हमारे पास सिर्फ ये 1 बराबर 1 एंकर शैली नहीं है, हमारे पास लेक्सिकल्स और डायरेक्ट पॉइंट्स भी हो सकते हैं। और ये विभिन्न एंकर प्रकार वे हमारे वेब पेज पर डेवलपर गाइड्स में वर्णित हैं। इसीलिए यदि आप डेवलपर गाइड में जाते हैं और फिर सेक्शन 1 या 2 एंकर और बाइंड्स में, तो आप यहाँ विभिन्न एंकर शैलियों को देखते हैं। हमारे पास एंकर हैं जो 1 बराबर 1, 2 बराबर 2 और इसी तरह होते हैं और ये आमतौर पर वेयर क्लॉज में होते हैं और इन्हें हम ज़्यादातर समय डिफ़ॉल्ट के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन फिर हम लेक्सिकल्स भी ले सकते हैं और लेक्सिकल्स वे अन्य रिपोर्टिंग टूल्स और ऑरेकल मानक रिपोर्ट्स की तरह ही काम करते हैं, ताकि अगर आप लेक्सिकल का उपयोग करते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं बदलने पूरे एसक्यूएल टेक्स्ट के हिस्से को उस विशेष एसक्यूएल टेक्स्ट के साथ जो आपको चाहिए। और फिर हमारे पास डायरेक्ट बाइंड शैली है जिसे भी उपयोग किया जा सकता है। हम सीधे एसक्यूएल क्वेरी में बाइंड्स का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ एक तालिका भी है जो अंतर दिखाती है। तो यहाँ एक उदाहरण देता हूँ। पहले सप्लाई और नाम पैरामीटर के लिए रिपोर्ट चलाते हैं। तो अभी तो हमारे पास पहले से निर्माण तिथि के लिए एक डिफ़ॉल्ट मान है। जब हम इसे ऐसे चलाते हैं कि निर्माण तिथि का मान भरा हुआ है, एपीआई एसक्यूएल क्वेरी जो हम यहाँ एसक्यूएल सेक्शन में पैरामीटर्स टैब पर देखते हैं, स्वतः सृजन तिथि के लिए वेयर क्लॉज डाला गया है और हम एंकर 1 बराबर 1 का संदर्भ देते हैं, क्योंकि ब्लिट्ज रिपोर्ट को ये जानने की ज़रूरत होती है कि इसे इस एसक्यूएल क्वेरी टेक्स्ट को किस स्थान पर डालना है। तो यह इसे एक समान 1 के पहले सीधे जोड़ना शुरू कर देता है। तो आप कर सकते हैं, यदि आपके पास एक बड़ा क्वेरी है, मान लीजिए जिसमें कई यूनियन ऑनिल्स हैं, तो आपको सभी समान पैरामीटर्स के लिए अलग अलग वेयर क्लॉज प्रतिबंधों की आवश्यकता हो सकती है। कभी कभी एसक्यूएल क्वेरी के अलग अलग स्थानों में और फिर आपके पास अलग अलग एंकर हो सकते हैं, जैसे 1 समान 1 या 2 समान 2 या 5 समान 5 उदाहरण के लिए, और फिर वेयर क्लॉज को अलग अलग स्थानों पर जोड़ा जाएगा। मुझे एक उदाहरण देने दें। तो अब ये बहुत सरल है, लेकिन चलो सिर्फ एक नया दर्ज करें। मान लीजिए 6 बराबर 6 एंकर और अब उस एंकर को यहाँ सप्लायर नंबर पैरामीटर के लिए संदर्भित करते हैं और फिर जैसे ही हम यूज़र के रूप में सप्लायर नंबर पैरामीटर को भरते हैं, उदाहरण के लिए चलिए इसे चुनते हैं जी प्लास्टिक्स। चलो आशा करते हैं कि उनके पास 2022 के चालान हैं, शायद नहीं। एंड देखते हैं, अरे हाँ वहाँ तो इनवॉइस भी हैं। तो चलो पैरामीटर पर चलते हैं और कम करते हैं जहाँ वाक्यांश को देखिए और अब आप देखेंगे कि रचना तिथि का जहाँ वाक्यांश 1 बराबर 1 एंकर से पहले डाला गया है, जबकि सप्लायर नंबर का जहाँ वाक्यांश यहाँ 6 बराबर 6 एंकर से पहले डाला गया है। तो इस प्रकार ये एंकर उपयोग किए जाते हैं। तो आप एसक्यूएल क्वेरी के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग एसक्यूएल पार्ट रख सकते हैं। सो ये एक बराबर 1 एंकर शैली है, ये पहला है यहाँ ये वाला। लेकिन फिर हमारे पास लेक्सिकल्स का उपयोग करने की संभावना भी है, तो हम एक लेक्सिकल रख सकते हैं जो कि है, मुझे वह दिखाने दें। तो आपके पास एक लेक्सिकल हो सकता है, मान लीजिए यहाँ वेयर क्लॉज में जहाँ अनुच्छेद, और फिर आप वही कर सकते हैं। तो आप उदाहरण के लिए कह सकते हैं, यदि उपयोगकर्ता मान लीजिए सप्लायर नाम भरता है, मैं डालना चाहूँगा
इस वेयर क्लॉज को। लेकिन अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें अंत कीवर्ड और लाइन फीड नहीं है, तो चलिए इसे भी जोड़ते हैं और लाइन फीड भी। तो यही मुख्य अंतर है। तो हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं, और जब हम इसे सम्मिलित करें तो मान लीजिए हमने एक सप्लायर नाम दर्ज किया, स्ट्रीम हेल्थ केयर, ये वेयर क्लॉज एसक्यूएल क्वेरी में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए फिर से एसक्यूएल क्वेरी पर चलते हैं। आप ये देखते हैं, ये कहाँ है? यहाँ है, यहाँ वेयर क्लॉज है। तो ये वेयर क्लॉज उहास और एसक्यूएल क्वेरी में लेक्सिकल की स्थिति पर प्रविष्ट किया जाता है, तो इसे भी उपयोग किया जा सकता है, या आप उदाहरण के लिए रख सकते हैं। आमतौर पर हम वेयर क्लॉज में लेक्सिकल्स का उपयोग नहीं करते, क्योंकि 1 एंकर का उपयोग करने का लाभ इस शब्दावली की तुलना में हमें प्रतिबंध के अंत में अंत शब्द जोड़ने के बारे में नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि कभी कभी अंत शुरू में होता है, कभी खत्म में, और फिर आपको हमेशा सही तरीके से करने के बारे में सोचना पड़ता है। और यदि आप 1 का उपयोग करते हैं तो ये बस काम करता है, क्योंकि हमारा कोड स्वचालित रूप से अंतिम में अंत और एक लाइन फीड डाल देता है। तो हम इस इन द स्पॉट हम आमतौर पर इन लेक्सिकल्स का उपयोग कॉलम्स के लिए करते हैं। इसलिए मान लें कि आप एसक्यूएल डायनेमिक में करना चाहेंगे और आप चाहते हैं कि यहाँ टोड है, आप एसक्यूएल क्वेरी में अतिरिक्त कॉलम रखना चाहेंगे, मान लें विक्रेता के लिए, और आपको एक अतिरिक्त पैरामीटर जोड़ना चाहिए जिसे कहा जाता है, ओह नहीं, ये सही तरीका नहीं है, मुझे पहले लेक्सिकल जोड़ने दें। तो चलिए कहते हैं कि हम इस स्थिति में आपूर्तिकर्ता के लिए अतिरिक्त कॉलम्स चाहते हैं। तो चलिए कहते हैं आपूर्तिकर्ता कॉलम्स। तो यह एक प्लेस होल्डर है और मुझे इसे निकालने दें। और अब हम ये चाहते हैं कि यह एक डायनेमिक हो, ताकि उपयोगकर्ता ये चुन सकें कि वे इन अतिरिक्त कॉलमों को यहाँ देखना चाहते हैं या नहीं। तो अगर वे इसे चलाते हैं, जैसे मुझे इसे फिर से संदर्भित करने दें, अगर वे इसे चलाते हैं इस तरह से, एक समय पे क्या होता है कि लेक्सिकल बस हटा दिया जाता है और एसक्यूएल क्वेरी पहले जैसी ही होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लेक्सिकल अब वहाँ नहीं है, तो ये बिल्कुल पहले जैसी ही क्वेरी है। लेकिन अब अगर हम इसे डायनेमिक बनाना चाहते हैं तो हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि हम एक अतिरिक्त पैरामीटर बनाते हैं, सप्लायर विवरण दिखाएं, और फिर हम उस लेक्सिकल को संदर्भित करते हैं, उदाहरण के लिए ये वाला, और यहाँ हम एसक्यूएल टेक्स्ट दर्ज करते हैं। तो मुझे सारे कॉलम नाम अपेक्षित रूप से याद नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए टोटे का उपयोग करता हूँ अगले एपी सप्लायर से, और फिर मैं कॉलम नाम एपीएस चाहता हूँ। मान लें कि वेंडर टाइप लुकअप कोड, और मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर पे ग्रुप लुकअप कोड, और क्या भुगतान संदेश लुकअप कोड। ठीक है, मान लीजिए हम इन 3 अतिरिक्त कॉलमों को देखना चाहते हैं, तो हम इन्हें लेक्सिकल के लिए एसक्यूएल टेक्स्ट में दर्ज कर सकते हैं, और फिर हमें उपयोगकर्ता के लिए यह निर्णय लेने की संभावना रखनी होगी कि क्या वे चाहते हैं कि वे इस पैरामीटर को देखें। तो मूल रूप से ये होता है कि वे इसमें जो भी मान डालें उसके बावजूद यह गुप्त पाठ डाल देगा। तो हम उदाहरण के लिए कुछ भी दर्ज कर सकते हैं, या आमतौर पर उदाहरण के लिए कुछ जैसे हाँ या वाई, और फिर एसक्यूएल पाठ डाला जाएगा। और इसका मतलब है कि अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास अचानक से ये अतिरिक्त कॉलम है। कॉलम कहाँ है? या वेंडर टाइप लुकअप कोड्स, और अब हम केवल वेंडर टाइप लुकअप कोड्स देखते हैं। संभवतः क्योंकि हमारे पास एक टेम्पलेट है। चलो टेम्पलेट पर जाते हैं। हाँ, हमने पहले एक टेम्पलेट बनाया था, इसलिए मुझे टेम्पलेट निकालने दें और आप उन्हें सभी देखेंगे, क्योंकि टेम्पलेट केवल विशिष्ट कॉलम दिखाता है और वह पिछले सत्र में बनाया गया था और वह सब कुछ नहीं दिखाएगा। तो अब हमारे पास ये 3 अतिरिक्त कॉलम हैं, और अगर उपयोगकर्ता वह पैरामीटर के लिए मूल्य खाली छोड़ देता है, तो चलो इसे इस तरह से कहते हैं, फिर उसमें ये अतिरिक्त कॉलम नहीं होंगे। इस तरह से आप एसक्यूएल को गतिशील रूप से संशोधित कर सकते हैं, और हम इस विधि का उपयोग करते हैं उदाहरण के लिए हमारी एपी जैसी रिपोर्टों के लिए, इनवॉइस और लाइंस रिपोर्ट, जहां आप तय कर सकते हैं कि आप इनवॉइस स्तर, हेडर स्तर, लाइन स्तर या वितरण स्तर पर रिपोर्ट चलाना चाहेंगे।
और फिर उपयोगकर्ता द्वारा डाले गए पैरामीटर सेटिंग पर निर्भर करते हुए ये अतिरिक्त जानकारी दिखाता है। और अब हम इसे और अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ आपूर्तिकर्ता विवरण दिखाएं। अभी मेरे पास यहाँ मूल्य की सूची नहीं है क्योंकि प्रकार सिर्फ चर है। तो आमतौर पर हम इन नई स्विचों के लिए ORCID मानक मूल्य की सूची नहीं चुनते हैं। हमारे पास एक कस्टम मूल्य की सूची है जिसे सिर्फ कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत बार उपयोग किया गया है, 371 बार, और इसमें केवल 2 मान हैं, खाली और कुछ नहीं। तो मूल रूप से SQL क्वेरी में जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं बस एक ही मान है, तो ये केवल चयन कर रहा है सिर्फ एक मान, जी हाँ, ड्यूल से। और वहाँ सिर्फ एक मान रखने का लाभ ये है कि उपयोगकर्ता बस डबल क्लिक कर सकते हैं और फिर ये एक चेकबॉक्स की तरह हो जाता है, इसलिए ये उन्हें अतिरिक्त समय टाइपिंग में बचाता है। तो ये बहुत सुविधाजनक है। आप देखेंगे कि अगर वे इसे डबल क्लिक करके चालू करते हैं तो ये मान दिखाता है, अन्यथा ये खाली है। और फिर ये इसे नहीं दिखाता। तो ये लेक्सिकल है। और फिर हमारे पास पारंपरिक रूप से रिपोर्टिंग टूल्स में उपयोग किया जाने वाला तीसरा एंकर प्रकार होता है जो कि डायरेक्ट बाइंड है। तो हम SQL क्वेरी में एक बाइंड सीधे भी उपयोग कर सकते हैं और इसे यहाँ संदर्भित कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए इसके बजाय यहाँ आपूर्तिकर्ता नाम के लिए यहाँ वेयर वाक्यांश रखने के बजाय हम इसे सीधे SQL क्वेरी में यहाँ रख सकते हैं। चलो ये इस तरह से करते हैं, या इसे अंत में रखते हैं, या शायद यहाँ पर। और फिर हम इसे कहेंगे, चलो एक अलग बाइंड नाम का उपयोग करते हैं, वेंडर नेम 2। सो हम इसे इस तरह कर सकते हैं। और अब हमें उस बाइंड का संदर्भ लेना है। तो यहाँ पैरामीटर्स टैब पर मुझे ऐसे संदर्भित करने के बजाय अब इसे संदर्भित करने दें anchor1 बराबर ऑन की जगह इस बाइंड का यहाँ पर सीधा संदर्भ लें ऐसा। तो ये भी काम करेगा। 3M। चलो देखें कि क्या हमारे पास 2022 से बिल हैं। ठीक है, ये भी काम करता है। लेकिन इस दृष्टिकोण का नुकसान ये है, और यही कारण है कि हम इसे ज़्यादा उपयोग नहीं करते, कि अगर आप ऐसा वैकल्पिक पैरामीटर चाहते हैं, अगर आप इसे खाली छोड़ देते हैं तो अब कोई डेटा प्राप्त नहीं होता, क्योंकि यह वहाँ एक बराबर चिन्ह है और बराबर शून्य एक सच्ची स्थिति नहीं है। इसी कारण हमें कोई डेटा नहीं दिखता है। इसी कारण डेवलपर्स अक्सर एक NVL संरचना का उपयोग करते हैं। तो वे कुछ इस तरह करते हैं, NVL जैसे ये, और फिर ये तब भी काम करता है जब उपयोगकर्ता मान खाली छोड़ देता है। लेकिन इस दृष्टिकोण के साथ समस्या ये है कि यहाँ NVL फंक्शन के कारण अब क्वेरी वेंडर नाम पे इंडेक्स का उपयोग नहीं कर सकती। तो सप्लाई डेटा के लिए ये शायद ठीक है क्योंकि ये काफ़ी छोटा है, लेकिन अगर आपके पास एक बड़ा ट्रांजैक्शन डेटा सेट है तो ये NVL उपयुक्त नहीं है। इस कारण से हम ऑप्शनल पैरामीटर्स के लिए इस डायरेक्ट बाइंड अप्रोच का उपयोग नहीं करते। हम इस anchor1 = 1 का उपयोग करते हैं, और फिर हम केवल तभी कार्य हानि को गतिशील रूप से जोड़ते हैं जब उपयोगकर्ता वास्तव में पैरामीटर को भरता है। और यदि वे पैरामीटर मूल्य दर्ज नहीं करते हैं तो हम कार्य हानि भाग को शामिल नहीं करते। तो इससे प्रदर्शन के लिहाज से बेहतर काम होता है। तो मुझे इसे फिर से हटाने दें और उसकी जगह मुझे एक को संदर्भित करने दें, क्योंकि लेकिन अब हमें फिर से बंद करना होगा EPS और या नाम बराबर और या नाम। यहाँ वैसे सी नाम हो सकता है, तो आपसे bind1 भी कह सकते हैं। thesaurus केवल एक प्रतिबंध है कि आप बाइंड का उपयोग केवल एक में कर सकते हैं, वो पैरामीटर्स। इसलिए इसे 2 अलग अलग पैरामीटर्स में उपयोग करना अनुमति नहीं है। इसलिए यह अनुमति नहीं होगी क्योंकि तब वहाँ संघर्ष हो सकता है। यदि आप दोनों को एक ही समय में भरते हैं तो डेटाबेस दोनों के लिए वही मान उपयोग करता है, ये काम नहीं करेगा। तो आप इसे इस तरह कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल वही बाइंड वेरिएबल नाम का उपयोग न करें। ठीक है, तो ये बातें इन पैरामीटर्स के बारे में थी। तो ये लेक्सिकल्स और भी अधिक डायनामिक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चलिए मैं आपको बीच में एक उदाहरण दिखाता हूँ। हमारे पास रिपोर्ट, हमारी मानक रिपोर्ट एपी सप्लायर्स, और इसमें कुछ और उदाहरण हैं। तो ये भी यहाँ इस एक बराबर एक एंकर स्टाइल का उपयोग करता है, जहाँ क्लॉज के साथ और जहाँ क्लॉज के अंदर बाइंड के साथ, और फिर इसमें अतिरिक्त पैरामीटर्स होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ एक पैरामीटर है शो कॉन्टैक्ट्स, और उपयोगकर्ता निर्णय ले सकता है, और यहाँ फिर से यहाँ की मूल्यों की सूची है। तो उपयोगकर्ता निर्णय ले सकता है कि वे संपर्क जानकारी देखना चाहते हैं या नहीं। तो डिफ़ॉल्ट रूप से ये बंद है, और अगर वे डबल क्लिक करते हैं तो ये रख देता है।
और अंतर ये है, अगर आप एसक्यूएल क्वेरी में देखें, आई जस्ट टुडे खिदंस एंड प्रसंगों के लिए लेक्सिकल कहाँ है, यह यहाँ है. सो फेसिक संपर्क कॉलम दिल संक्षिप्त. तो यहाँ संपर्क जानकारी के लिए अतिरिक्त कॉलम जोड़े गए हैं और फिर यहाँ एक और लेक्सिकल होना चाहिए जो संपर्क तालिका के उप प्रश्न में है. तो ये पीओ विक्रेता संपर्क दृश्य या तालिका है, और अगर वह यहाँ लेक्सिकल वाई से भरा होता है तो ये एक सच्ची शर्त होती है, अन्यथा ये झूठी होती है. तो अगर ये सच नहीं है तो ये कोई डेटा वापस नहीं करता और फिर ये संभवतः मुख्य क्वेरी में आगे आउटर ज्वाइन होता है ताकि बस डेटा तक पहुंच ना हो सके. आप यहाँ देख सकते हैं ये अपने आप जुड़ गया है. तो ये ऐसे काम करता है. अगर हम इसे खाली छोड़ दें तो ये संपर्क जानकारी नहीं दिखाता, लेकिन अगर आप इसे ऐसे भरते हैं तो चलिए मैं इसे चला कर देखता हूँ. मुझे उम्मीद है कि ये बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि इसमें भी आपूर्तिकर्ता साइट्स हैं, लेकिन टेस्ट सिस्टम पर यह काफ़ी छोटा है मुझे लगता है. हाँ, तो अब हमें संपर्क जानकारी दिखाई देनी चाहिए और हम एसक्यूएल क्वेरी भी देख सकते हैं. तो इस मामले में अगर एसक्यूएल क्वेरी थोड़ी बड़ी है तो इसे यहाँ एक्सेल फाइल में समीक्षा करना बहुत सुविधाजनक नहीं हो सकता. फिर आप लॉग फाइल में जा सकते हैं और वहाँ आप पूरी एसक्यूएल क्वेरी देख सकते हैं यहाँ पर. और शुरुआत में आप देख सकते हैं उपयोग किए गए बाइंड वैल्यूज़. तो यहाँ उदाहरण के लिए ये पैरामीटर वैल्यूज़ हैं. संपर्क दिखाए हाँ और आंतरिक वैल्यू आई है. और उदाहरण के लिए ऑपरेटिंग यूनिट के लिए दर्ज किया गया पैरामीटर था विजन ऑपरेशंस और बाइंड वेरिएबल नाम है कोलन अंडरस्कोर और फिर ऑपरेटिंग अंडरस्कोर यूनिट और आगे. और अब हम देखते हैं, यदि हम क्वेरी देखें तो सब क्वेरी कहाँ दिखाई देती है, यहाँ से ये वाला आप शो संदर्भ देख सकते हैं. तो ये अक्षर वाई जोड़ता है और फिर ये एक सत्य शर्त हो जाती है और फिर ये अतिरिक्त संदर्भ कॉलम भी जोड़ता है यदि उपयोगकर्ता चुनता है वो पैरामीटर मान. यानी इन कॉलमों को यहां पे भी देख सकते हैं. यहां पर एक और चीज है जो मैंने अभी तक नहीं दिखाई. तो हमारे पास एक ही पैरामीटर के लिए दो लेक्सिकल्स हैं. पैरामीटर का नाम है शो कॉन्टैक्ट्स, लेकिन हमारे पास दो अलग अलग लेक्सिकल्स हैं. तो पहला है शो कॉन्टैक्ट्स, ये वाला AM% शो कॉन्टैक्ट्स, दूसरा है M% कॉन्टैक्ट्स कॉलम्स. तो ये भाग इस लेक्सिकल में डाला जाता है और ये कॉलम्स लेक्सिकल में डाला जाता है. तो आप एक ही पैरामीटर विभिन्न स्थानों में विभिन्न SQL इंजेक्शन के साथ, और आप ऐसा उसी पैरामीटर नाम से करेंगे लेकिन केवल पहला रिकॉर्ड डिस्प्ले अनुक्रम दिखाएगा और अन्य में डिस्प्ले अनुक्रम नहीं होगा. आप एक और डाल सकते हैं और फिर आप यहाँ एक अलग एंकर का संदर्भ दे सकते हैं और फिर आप यहाँ ये कर सकते हैं ये वाला, और फिर आप उसके लिए एक अलग गुप्त पाठ रख सकते हैं. तो इस तरह आप अलग अलग स्थानों पर एक ही पैरामीटर के लिए अलग अलग गुप्त पाठ का उपयोग कर सकते हैं. मुझे वापस चलने दें परीक्षण रिपोर्ट क्योंकि ये थोड़ा सरल है. और यहाँ मैंने अभी तक ये नहीं समझाया था कि मूल्यों के सूची के विभिन्न प्रकार क्या हैं. और ठीक है, पहले इन पैरामीटर्स के बारे में एक और बात समझाने की है. तो हमारे पास यहाँ एक मैचिंग वैल्यू कॉलम भी है. तो आप कैसे कहूँ, तो आपके पास एक ही पैरामीटर वैल्यू के लिए ये रिक्वायरमेंट हो सकती है कि यूज़र द्वारा चुने गए वैल्यू के आधार पर अलग अलग SQL टेक्स्ट इंसर्ट करें. और मुझे देखने दो कि क्या मैं एक उदाहरण रिपोर्ट ढूंढ सकता हूं. मुझे लगता है कि एपी इनवॉइसेस एंड लाइंस ये एक उदाहरण होगा. हाँ, ये अच्छा है. तो इसमें सप्लायर चालान, सप्लायर लाइन डेटा और सप्लायर चालान वितरण लाइन डेटा है. और उपयोगकर्ता जब हम इसे चलाते हैं तो उनके पास एक पैरामीटर होता है. बस रन पर क्लिक करें. पैरामीटर जिसका नाम डिस्प्ले लेवल है उसमें 3 अलग अलग स्तर हैं, हेडर्स, लाइंस और डिस्ट्रीब्यूशंस. और फिर उपयोगकर्ता किस स्तर का चयन करता है उसके अनुसार ये यहाँ इन लेक्सिकल्स में अलग अलग SQL टेक्स्ट डालता है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ डिस्प्ले लेवल अनुक्रम 40 है. तो उनमें से केवल एक के पास एक डिस्प्ले अनुक्रम है, बाकी का अनुक्रम 0 है. 0 डिस्प्ले अनुक्रम है, लेकिन उनमें अलग अलग लेक्सिकल संदर्भित होते हैं और ये लेक्सिकल फिर मुख्य SQL में होते हैं. तो यहाँ उदाहरण के लिए
यहाँ हमारे पास ये एक अधिक जटिल उदाहरण है, तो शायद हमारे पास है, मुझे देखना होगा कि क्या मैं लेक्सिकल्स को ढूंढ सकता हूँ। एजिंग बकेट्स इसका शेष है। यहाँ उदाहरण के लिए इनवॉइस विवरण कॉलम है और फिर हमारे पास DFF कॉलम, वितरण खंड कॉलम, एजिंग बकेट्स आदि हैं। ऑनडिनो उदाहरण के लिए पैरामीटर है जो तय करता है कि हम वितरण डेटा दिखाना चाहते हैं या नहीं आदि। और ये कैसे काम करता है मैं मिलान मान को समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ हमारे पास ये सभी विभिन्न लेक्सिकल्स हैं और यहाँ जाता हुआ SQL टेक्स्ट। उदाहरण के लिए ये वाला है इनवॉइस डिटेल कॉलम्स और SQL टेक्स्ट सभी विवरणों का टेक्स्ट है लाइन स्तर से, आप यहाँ देख सकते हैं। ओह नहीं, ये शायद अभी भी हेडर स्तर पर है ऐसा लगता है यहाँ, या मुझे यकीन नहीं है, शायद ये भी, या हम दाएं हाथ की तरफ देख सकते हैं। नहीं, ये पहले से ही लाइन स्तर है क्योंकि यहाँ दाएं तरफ यही है कि मिलान मान कैसे काम करता है। ये एक केस स्टेटमेंट की तरह काम करता है। तो अगर आप उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज की गई पैरामीटर मान का संदर्भ ले सकते हैं, आप एक मानों की सूची पर भी क्लिक कर सकते हैं और फिर आप कह सकते हैं कि अगर उपयोगकर्ता मान लाइनें दर्ज करता है तो आप चाहते हैं कि यह SQL पार्ट गतिशील रूप से सम्मिलित, लेकिन अगर वे इसके बजाय वैल्यू लाइंस और डिस्ट्रीब्यूशंस दर्ज करते हैं तो आप ये लंबा SQL पार्ट चाहते हैं जिसमें अंत में डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम भी होते हैं। तो इस तरह आप अंतर कर सकते हैं। उपयोगकर्ता कौन सा मान चुनता है उसके अनुसार आप कौन सा SQL निष्पादित करना चाहेंगे। और आप एक वाइल्ड कार्ड का भी उपयोग कर सकते हैं और इसका मतलब है कि या तो इनमें से कोई भी लाइन या लाइन और वितरण, तो यही तरीका काम करता है। तो यह जाहिर है थोड़ा ज़्यादा जटिल है। और आपके पास डायनेमिक SQL भी हो सकता है। ये गुप्त टेक्स्ट के लिए है। तो उदाहरण के लिए यहाँ गुप्त पाठ स्थिर है, इसलिए आप पहले से ही सभी कॉलम को ठीक से जानते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ कॉलम नाम आदि सभी ज्ञात हैं, लेकिन कभी कभी यदि आप एक मैट्रिक्स रिपोर्ट बनाना चाहते हैं या यदि आप गतिक रूप से फ्लेक्स फील्ड बनाना चाहते हैं तो कॉलम या यहाँ तक कि खातों की तालिका के लिए, उदाहरण के लिए हमारे वित्त रिपोर्ट में हम उस गतिशील SQL का उपयोग करते हैं तो आपको S कॉलम का पहले से पता नहीं होता है। और यहाँ उदाहरण के लिए हमारे पास खाता पुस्तिका के लिए एक पैरामीटर है और फिर हमारे पास वितरण खंड स्तंभों के लिए एक शब्दकोशीय है और हर ग्राहक के पास एक अलग खाता चार्ट होता है। और हम ऐसा इस तरह करते हैं कि हमारे पास गुप्त पाठ में हमारे पास एक SQL क्वेरी है जो सिलेक्ट से शुरू होती है और इसलिए जो कुछ भी सिलेक्ट से शुरू होता है वह वास्तविक रिपोर्ट निष्पादन से पहले गतिशील रूप से निष्पादित होता है। तो मैं इसे पूरी तरह से निष्पादित करने जा रहा हूं और आप समझ जाएंगे कि ये क्या करता है। तो ये आपके लिए प्रमुख फ्लेक्स फील्ड सेटअप को देखता है। ये कुछ नहीं ढूंढता, शायद मैंने सही पैरामीटर दर्ज नहीं किया या शायद इसलिए क्योंकि मेरा सत्र संदर्भ प्रारंभ नहीं हुआ है। हाँ, शायद मुझे एक सरल उदाहरण के लिए एपी सप्लायर्स रिपोर्ट पे जाना चाहिए। तो यहाँ भी हमारे पास एक पैरामीटर है जिसका डायनामिक निष्पादन है जो है DFF कॉलम से एक। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये एक चयन क्वेरी के साथ शुरू होता है और चयन क्वेरी एक फंक्शन से चयन करती है और ये फंक्शन हमें फ्लेक्स फील्ड सेटअप का SQL टेक्स्ट लौटाता है और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो अगर आप इसे टोड्स में निष्पादित करते हैं तो हमारे पास एक क्लब लौटा और क्लब बस DFF सेटअप के लिए SQL टेक्स्ट लौट आता है। तो यहाँ उदाहरण के लिए सप्लायर टेबल से विशेषता 14 इस विशेषता कॉलम से मेल खाती है और फिर जब हम SQL क्वेरी चलाते हैं, बस इसे चलाने दें उस पैरामीटर को यहाँ पर सेट करके यहाँ का लेक्सिकल जिसे SQL क्वेरी में DFF कॉलम कहा जाता है, इससे यहाँ इस कॉलम F से बदला गया है। तो ये वे DFF है जिसे हम डायनामिकली इंसर्ट करते हैं। तो हम लॉग फाइल में SQL क्वेरी भी देख सकते हैं और फिर हमें यह देखना चाहिए कि लेक्सिक वो एट्रीब्यूट, तो यहाँ आप इसे देख सकते हैं, ये डायनेमिक कॉलम है। तो ये परिणाम है APS एट्रीब्यूट 14। ये डायनेमिक हिस्सा है और ये इस SQL क्वेरी के आउटपुट से आता है जिसे वास्तविक रिपोर्ट चलाने से पहले डायनेमिक रूप से निष्पादित किया जाता है।
और मूल एसक्यूएल क्वेरी में केवल एक प्लेस होल्डर था जिसे TFF कॉलम कहा जाता था। तो ये भी संभव है। और यदि आपको उदाहरण देखने की आवश्यकता है तो आप इन मौजूदा ब्लिट्ज रिपोर्ट्स का उपयोग कर सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं कि ये कैसे कर रहा है। और हाँ, ठीक है, फिर और क्या है, विभिन्न मूल्य प्रकारों की सूचियाँ। तो हमारे पास यहाँ मूल्य की सूची है, हमारे पास ब्लिट्ज रिपोर्ट से मूल्य की सूची है, कस्टम मूल्य की सूची और ऑनरेकल मूल्य की सूची। चलो वापस हमारे परीक्षण रिपोर्ट पे चलते हैं, ये वाला यहाँ, क्योंकि यहाँ हम इसे अपने मानक रिपोर्ट को बदले बिना संशोधित कर सकते हैं। तो हमारे पास ये विभिन्न प्रकार हैं और हम उदाहरण के लिए हमारे कस्टम के बजाय हमारे ब्लिट्ज रिपोर्ट सूची से मूल्य प्रकार जो पहले 2 हैं, हम एक ओरेकल मानक मूल्य प्रकार की सूची भी उपयोग कर सकते हैं। तो हम लव ओरेकल चुन सकते हैं और फिर ये ओरेकल में सभी मूल्य सेट की एक सूची दिखाता है। और निश्चित रूप से हमारे पास आपूर्तिकर्ताओं या विक्रेताओं के लिए एक मूल्य सेट है। चलिए देखते हैं। वेंडर नाम, शायद ये वाला, यहाँ भी आप एक उपयोग कॉलम देखते हैं और ये दिखाता है कि वह मूल्य सेट पहले से ही ब्लिट्ज रिपोर्ट में कितनी बार उपयोग किया गया है। तो ये एक लोकप्रिय है, इसे 21 बार उपयोग किया गया। तो चलिए इसे चुनते हैं और फिर हम एसक्यूएल क्वेरी की समीक्षा कर सकते हैं। तो हम यहाँ एल ऑफ क्वेरी पे क्लिक कर सकते हैं और यही कारण है कि हमने अपनी ब्लिट्ज रिपोर्ट की मूल्य सूची बनाई, क्योंकि इसमें इतनी अधिक लचीलेपन नहीं है। उदाहरण के लिए यहाँ हम मूल्य की सूची क्वेरी को संशोधित नहीं कर सकते हैं और आकार भी बहुत सीमित है, और इसी कारण से हमने अपनी खुद की प्रकारें बनाई हैं। और इसके अलावा क्योंकि अगर आप इस क्वेरी की परिभाषा को संशोधित करना चाहते हैं तो आपको ओरेकल मानक मूल्य सेट पर जाना होगा और फिर वहां इसे संशोधित करना होगा, और वह इतना सुविधाजनक नहीं है और अधिक सीमाएं हैं। और इसी कारण से हमने अपनी स्वयं की टाइप विकसित की है, ताकि अब हम लव ओरेकल के बजाय लव कस्टम का उपयोग करके स्विच कर सकते हैं और फिर ये वही क्वेरी रखता है, लेकिन अब ब्लिट्ज रिपोर्ट उपयोग करता है मूल्य प्रकार की सूची, और फिर हम क्वेरी को संशोधित कर सकते हैं उदाहरण के लिए। या हम यहाँ इन पैरामीटर्स को भी संशोधित कर सकते हैं, सूची से मान्य करें और प्रदर्शित करने से पहले फिल्टर करें। इसलिए ये समझाना भी महत्वपूर्ण है कि ये कैसे काम करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा दिखाता हूँ, क्वेरी के बारे में, क्योंकि मानों की सूची में हमेशा 2 कॉलम की जरूरत होती है, एक को मान कहा जाता है और दूसरे को विवरण। तो ये आवश्यक कॉलम है और फिर आप शुरुआत में एक वैकल्पिक आईडी कॉलम रख सकते हैं, लेकिन वह वैकल्पिक है। इसलिए यदि आपके पास ये नहीं है तो आप फिर यहाँ से मान कॉलम का मान, इस मामले में विक्रेता का नाम, एसक्यूएल क्वेरी में वापस जाता है यहाँ बाइंड में, वह जो हमारे पास यहाँ है। लेकिन अगर हम शुरू में आईडी कॉलम का उपयोग करते हैं, जैसे कि यह एक है, तो इस तरह, और आईडी कॉलम को पहले होना चाहिए, जो इसे सीधे वैल्यू कॉलम से पहले होना चाहिए। तो ये भी एक प्रतिबंध है, इसलिए इसे अंत में नहीं जोड़ा जा सकता, इसे वैल्यू कॉलम से पहले होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास एक आईडी कॉलम है, इसका मतलब है अब कि अगर आप इस क्वेरी को चलाते हैं और उस पैरामीटर को सीमित करते हैं तो विक्रेता आईडी रीड में लौट आई जाएगी। इसका मतलब है कि अब ये काम नहीं करेगा, इसलिए हम इसे इस तरह कर सकते हैं, वेंडर आईडी की जगह वेंडर का नाम, और फिर इसे काम करना चाहिए। मान लीजिए 3M हेल्थ केयर, मेरा ख्याल है कि उनके पास इनवॉइस थे। हाँ, आप देख रहे हैं ये अभी भी काम करता है। और अगर आप फिर एसक्यूएल को देखें तो हाँ, ये बस हमारे बैक क्लोज की तरह इंजेक्ट किया गया है। तो ये एलओवी कस्टम प्रकार है, और एलओवी कस्टम का अर्थ है कि हमारे पास कोई पुनः उपयोग योग्य नाम नहीं है। तो ये मान प्रश्न सूची अब केवल इस विशेष रिपोर्ट में उपयोग की जाती है। तो आप इसे संशोधित कर सकते हैं और ये किसी अन्य चीज़ को प्रभावित नहीं करता, लेकिन इसे आसानी से पूर्ण उपयोग भी नहीं किया जा सकता। यदि आप इसे विभिन्न रिपोर्ट्स या विभिन्न पैरामीटर्स के लिए पूर्ण उपयोग करना चाहते हैं तो हम इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर इससे हमारी मानक सूची या मूल्य प्रकार बना सकते हैं। और फिर हम कह सकते हैं सप्लायर टेस्ट सूची ऑफ वैल्यू लॉन्ग, और फिर हम इसे विभिन्न रिपोर्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी के लिए मुझे पहले वाला एपी सप्लायर चुनने दें। तो ये हमारा स्टैंडर्ड है, आप देख सकते हैं कि इसका 47 बार इस्तेमाल किया गया है। मुझे इसे फिर से चुनने दें और इसे वेंडर नाम पे वापस स्विच कर दें ताकि ये अभी भी काम करता रहे। तो एक और चीज़ दिखानी है, जो कि ये 2 चेक बॉक्स हैं, एक जिसे सूची से वैधता जांचे और प्रदर्शन से पहले फिल्टर कहते हैं, और शायद मैं दूसरे वाले से शुरू करता हूँ। तो दूसरा वाला प्रदर्शन के लिए है। सो बड़े मूल्य सूचियों के लिए
हमें प्रदर्शन से पहले एक फ़िल्टर सेट करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर हम इसे सेट नहीं करते तो इसे अनचेक करने दें और फिर इसे चलाएं, तो इस समय जब हम पहले से ही एक ब्लिट्ज रिपोर्ट फॉर्म खोलते हैं बैकएंड में, ये पहले से ही उस मान प्रश्न की सूची को निष्पादित करेगा और वह बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए यदि आपके पास बड़ा लेन देन डेटा सेट है तो ये शायद पूरा ना हो, या आपका फॉर्म मेमोरी से बाहर हो सकता है और फिर ये एक त्रुटि संदेश दिखा सकता है, मानों की सूची नहीं दिखा सकता है, या ये मेमोरी से बाहर होने के कारण क्रैश भी कर सकता है। और इसे रोकने के लिए हमें डिस्प्ले से पहले फ़िल्टर सेट करने की आवश्यकता होगी। लेकिन अंतर ये है तो अभी ये अधिक सुविधाजनक है। इसलिए अगर मानों की सूची काफ़ी छोटी है तो आपको ये सेटिंग बंद रखनी चाहिए, ये डिस्प्ले से पहले फ़िल्टर बंद, क्योंकि ये अधिक यूज़र फ्रेंडली है। क्योंकि इसका मतलब है कि ये पहले से ही बैकएंड में लोड हो चुका है, आप बस डबल क्लिक कर सकते हैं, आपूर्तिकर्ता का नाम और ये मूल्य की सूची लाता है जैसे यह, और वे मूल्य दर्ज कर सकते हैं या वे टाइप करना शुरू कर सकते हैं। तो अगर वे अक्षर ए टाइप करते हैं और टैप करते हैं तो वे सीधे इनमें से एक मूल्य चुन सकते हैं, और यह अधिक सुविधाजनक है, क्योंकि अगर आपके पास वह फ़िल्टर चालू है तो वह प्रदर्शन के लिए बेहतर है। क्योंकि अब जब हम ब्लिट्ज रिपोर्ट फॉर्म खोलें, इस मामले में ये प्रश्न को अभी तक निष्पादित नहीं करेगा। ये प्रश्न को तभी निष्पादित करेगा जब हम यहाँ पैरामीटर मान दर्ज करेंगे और फिर मानों की सूची पर क्लिक करेंगे। तो अगर हम अब डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये पॉपअप स्क्रीन होगी जो कहती है कृपया सूची को सीमित करने के लिए एक मूल्य दर्ज करें, क्योंकि ये बड़ी हो सकती है, और फिर हम एक मूल्य दर्ज कर सकते हैं। और अब क्वेरी एटसॉन्ट इस समय क्वेरी निष्पादित हो रही है और ये प्रदर्शन के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन ये इतना सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि हाँ, ये मूलतः ये डबल क्लिक की अनुमति नहीं देता, इसलिए यही मुख्य अंतर है। और फिर ये भी है, अब जब मैंने ये चेक बॉक्स बदल दिया है, अगर मैं इसे ऐसे बदलता हूँ, हमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये अब मूल्यों की साझा सूची है। इसलिए यह केवल इस विशेष रिपोर्ट में ही नहीं बल्कि विभिन्न रिपोर्टों में भी उपयोग की जाती है। और यही हम इस यूज्ड बाय बटन के पीछे देख सकते हैं। क्या हम बटन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर ये उन सभी रिपोर्ट्स या रिपोर्ट पैरामीटर्स की सूची दिखाता है जो इस वैल्यू सूची का उपयोग कर रहे हैं, और हम सीधे वहाँ भी नेविगेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ सप्लाई पैरामीटर्स में इनवॉइस पेमेंट्स रिपोर्ट इस वैल्यू सूची का उपयोग कर रही है, तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं और हम सीधे उस रिपोर्ट और सप्लायर पैरामीटर्स पर जाते हैं ताकि हम देख सकें कि ये कहाँ उपयोग किया गया है। और यदि आप हमारे परीक्षण रिपोर्ट पर वापस नेविगेट करना चाहते हैं तो हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं और फिर इनसे वापस जाने के लिए उपयोग करें। एंड इसके अलावा नेविगेशन के उपयोग के साथ साथ पूरा पाठ खोज भी है। तो अगर आप सभी सप्लायर लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ ढूंढना चाहते हैं और आपको टेबल का नाम पता है, चलिए कहते हैं ABC, दो सप्लायर्स, हम उदाहरण के लिए एक टेबल नाम दर्ज कर सकते हैं और ये आपको उन सभी मानों की सूची दिखाता है जिनके पास वह टेबल नाम है, और फिर आप आसानी से मौजूदा मानों की सूची को खोज सकते हैं ताकि उदाहरण के लिए पुनरावृत्ति से बचा जा सके। और इसलिए वह उपयोग बटन द्वारा और प्रदर्शन से पहले फ़िल्टर। अब सूची से सत्यापित करें, इसलिए वह चेकबॉक्स परिभाषित करता है कि क्या आपको वाइल्ड कार्ड्स का उपयोग करने की अनुमति है या नहीं, क्योंकि अब जब चेकबॉक्स चालू होता है पैसिव चॉइस तय, अगर हम कैरेक्टर A टाइप करते हैं तो यह हमें केवल एक मान्य मान चुनने के लिए बाध्य करता है, और इसलिए हम वाइल्ड कार्ड का उपयोग नहीं कर सकते, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए यदि आप वाइल्ड कार्ड की अनुमति देना चाहते हैं, उदाहरण के लिए हम बराबर के चिन्ह के बजाय एक जैसी शर्त का उपयोग करना चाह सकते हैं और शायद इसे केस इंसेंसिटिव भी बना सकते हैं। तो यहाँ ऊपर जैसे कि कोई नाम नहीं, यहाँ ऊपर बाइंड का, और फिर हम शायद कहें द सप्लायर जैसा, ताकि उपयोगकर्ता समझें कि यह वाइल्ड कार्ड्स की अनुमति देता है। फिर हमें चेकबॉक्स भी बदलना होगा, तो फिर हम यहाँ चेकबॉक्स बदल देंगे। और अब अगर मैं हमारी मूल्य सूची की मानक परिभाषा को बदलने से बचना चाहता हूँ तो मैं उदाहरण के लिए इसे पहले कस्टम में बदल सकता हूँ, और अब यह मानक मूल्य सूची को प्रभावित नहीं कर रहा क्योंकि अब यह सिर्फ इस विशेष पैरामीटर के लिए है। और अब मैं इसे अनचेक कर रहा हूँ ताकि आप अंतर देख सकें। तो अब हम उदाहरण के लिए 8% कह सकते हैं, और फिर यह सभी चालान खोज लेता है जो 8% से शुरू होने वाले कस्ट आपूर्तिकर्ताओं से हैं। यहाँ मैं लॉग फाइल्स भी बंद कर देता हूँ। आउटपुट फाइल कहाँ है? यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी इनवॉइसेस हैं सप्लायर्स की जो 8% से शुरू होती हैं। और हाँ, इसलिए ये आपको वाइल्ड कार्ड्स का उपयोग करने की अनुमति देता है, लेकिन आप अभी भी मानों की सूची का उपयोग कर सकते हैं, उदाहरण के लिए इस तरह। तो वह अब भी काम करता है, और आप कुछ तरकीबें भी कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए A% और B%। अगर आप make och sitt
वन हमें कई मानों की जांच करने की आवश्यकता है, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। और अब ब्लिट्ज रिपोर्ट स्वतः रूपांतरित करता है, जैसे तुलना को एक या क्लॉज में बदले। तो उदाहरण के लिए आपके पास ए के साथ आपूर्ति है और आपके पास बी के साथ भी आपूर्ति है, जैसा कि आप यहाँ देखते हैं। और अगर हम एसक्यूएल क्वेरी को देखें, हो सकता है यहाँ, हाँ बच्चे आप देखते हैं, आप देखते हैं कि हमारे पास अब प्रारंभिक वेयर क्लॉज की बजाय एक या शर्त है। तो ये है जो ब्लिट्ज रिपोर्ट स्वचालित रूप से करती है। इसलिए यदि आप एक से अधिक मूल्य का उपयोग करते हैं तो ये आपके एसक्यूएल क्वेरी टेक्स्ट को एक शर्त में परिवर्तित कर देती है, जो उन कई मूल्यों की शर्त लागू करती है। ठीक है, सो ये अलग अलग चेक बॉक्स हैं, चाहे वे फ्रॉम लिस्ट, फिल्टर, बिफोर डिस्प्ले हों। फिर दिखाने के लिए एक और चीज़ है और वह है निर्भरताएं। तो हमारे पास निर्भरताएं हैं के लिए मानों की सूची और डिफ़ॉल्ट मानों के लिए। तो आप सुन सकते हैं, आप इसे पहले से ही इस मानों की सूची में देख सकते हैं। हमारे पास निर्भरताएं हैं क्योंकि वे कॉलन, डॉलर, फ्लेक्स, डॉलर के साथ शुरू करते हैं, फिर एक पूर्ण विराम और उसके बाद पैरामीटर का नाम या मान सूची का नाम आता है। तो ये वही सिंटैक्स है जिसका उपयोग ऑरेकल करता है। ये कॉलन, डॉलर, फ्लेक्स, डॉलर अन्य पैरामीटर को संदर्भित करने के लिए करता है। इस मामले में इसे मैं बस बड़ा कर देता हूँ ताकि हम इसे देख सकें। हमारे पास एक वेयर क्लॉज है जो कहता है कि संचालन इकाई पैरामीटर या तो शून्य है, या यदि यह शून्य नहीं है तो यदि संचालन इकाई पैरामीटर भरा हुआ है तो विक्रेता आईडी सप्लायर साइट्स में होना चाहिए उस संचालन इकाई में। और अब हमारे पास संचालन इकाई मापदंड नहीं है, इसीलिए यह सभी आपूर्तिकर्ताओं को दिखाता है। लेकिन हम एक संचालन इकाई मापदंड जोड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इसे क्वेरी में जोड़ने की आवश्यकता है। तो चलिए यहां ऐसा करते हैं। मान लीजिए ऑपरेटिंग यूनिट टेबल और संगठन आईडी उसके संगठन आईडी के बराबर है। अरे नहीं, इनवॉइसेस से चालानों का संगठन आईडी, ठीक है, ये काम करना चाहिए। और आइए इसे वापस हमारे ब्लिट्ज रिपोर्ट्स में डालते हैं। और अब हमें एक पैरामीटर की आवश्यकता है, तो मैं इसे नहीं टाइप करना चाहता, तो बस रंग वो ऐसे यहाँ से डालें, इसे डबल क्लिक करके, और ऑपरेटिंग यूनिट्स। तो हमारे पास पहले से ही अन्य रिपोर्ट्स में कई ऑपरेटिंग यूनिट्स हैं, तो हम बस इसे कॉपी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ये वाला, क्योंकि वेयर क्लॉज ठीक लगता है, और हम इसे शुरुआत में स्थिति 5 पर देखना चाहेंगे। तो जब हम इसे इस तरह चलाते हैं, अब हम केवल सप्लायर्स को देखते हैं तो आप देखते हैं कि ये 261 विजन ऑपरेशंस ऑपरेटिंग यूनिट से है। और अगर हम उपयोग करें, चलिए मैं एक अलग ऑपरेटिंग यूनिट चुनता हूं। क्या हमारे पास एक है? विजन सेवाओं के पास उम्मीद है सप्लायर्स भी होने चाहिए। हाँ, अब हम अलग अलग सप्लायर्स देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब हम केवल 44 सप्लायर्स देख रहे हैं। तो ऐसे ये काम करता है। और एक और तरीका है निर्भरताओं के साथ। हम कई मूल्य जैसे कि विजन सेवाएं और मान लीजिए विजन ऑपरेशंस का एक ही समय में उपयोग कर सकते हैं। और अब सप्लायर के नाम संयोजन होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यह 259 है, जो दोनों संचालन इकाइयों में सभी सप्लायर हैं। और हम ऐसा करते हैं, ओआरसी मानक ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हमारे पास एक तरकीब है, हम उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ मान के सप्लायर सूची को देखते हैं, तो हम एक कंटेंट्स का उपयोग करते हैं और फिर हम इसे कुल में डालते हैं, और ये शायद देखना आसान होता है। सो हम यहाँ एक संक्षिप्त कार्य का उपयोग करते हैं। बराबर का चिन्ह उपयोग करने की बजाय बराबर का चिन्ह होगा। मुझे आपको बराबर के चिन्ह के साथ उदाहरण दिखाने देते हैं। परिचालन इकाई के नाम को परिचालन इकाई पैरामीटर के परिचालन इकाई नाम के बराबर होना चाहिए। लेकिन ये केवल एक ऑपरेटिंग यूनिट के लिए काम करेगा। लेकिन अगर हमारे पास, जैसे कि इस मामले में कि मैं अभी चला रहा था, मान लीजिए हमारे पास कई मान हैं और हम विजन सेवाएं भी चुनते हैं, फिर हमारे पास एक सेमीकोलन से अलग किया गया स्ट्रिंग है, इसलिए हमारे पास विजन ऑपरेशंस सेमीकोलन विजन सेवाएं हैं। और फिर ये वेयर क्लॉज, इसमें बराबरी का चिन्ह उपयोग करना अब काम नहीं करेगा, क्योंकि ये इस वजह से है कि संचालन इकाई का नाम उस स्ट्रिंग के समान नहीं है, क्योंकि ये केवल पूरी स्ट्रिंग को पकड़ता है। और इसी कारण हमारे पास एक कंटेन्स फंक्शन है, इसलिए हम इस यूटिलिटी फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं और अंदर भी देख सकते हैं। तो ये मूल रूप से ये एक रिक्स फंक्शन है। तो आप देख सकते हैं ये करता है, कहाँ है ये, यहाँ रिक्स लाइक। और तो ये पूरे स्ट्रिंग से गुजरता है और फिर प्रत्येक तत्व की तुलना ऑपरेटिंग यूनिट नाम से करता है।
और फिर ये कई मूल्य कार्यक्षमता निर्भरताओं के साथ भी काम करती है। तो इस तरह आप निर्भरताओं का उपयोग मानों की सूची में कर सकते हैं और आप उन्हें डिफ़ॉल्ट मूल्यों में भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ उदाहरण के लिए हमारे पास दूसरी इनवॉइस तिथि की निर्भरता इनवॉइस तिथि पर पैरामीटर से। तो अगर उपयोगकर्ता मान लें 1 जनवरी दर्ज करता है तो ये पहले से ही स्वचालित रूप से तारीख से इन 30 जनवरी के साथ भर देता है। और यह तारीख रेंज के लिए सबसे लोकप्रिय प्रतिबंध या डिफ़ॉल्टिंग भी है, क्योंकि उपयोगकर्ता अक्सर 1 महीने के लिए डेटा चलाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इसे हटा दिया। अब अगर आप डालें उदाहरण के लिए 1 सितंबर, ये डिफ़ॉल्ट नहीं है। और यदि आप एक डिफ़ॉल्ट चाहते हैं, यदि आपके पास 2 तिथि पैरामीटर हैं, तो आप देख सकते हैं दूसरा एक के पास साथ में मूल्य की सूची है। आप इसे क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको इसे टाइप ना करना पड़े। यदि आप इसे क्लिक करते हैं तो ये पहले पैरामीटर नाम से डिफ़ॉल्ट के साथ इसे स्वचालित रूप से भर देता है। और आप देख सकते हैं पैरामीटर नाम संदर्भित हैं अंडरस्कोर का उपयोग करके जगह के बजाय। तो यहाँ हमारे पास इनवॉइस डेट फ्रॉम है। इनवॉइस डेट फ्रॉम लिखने के बजाय हम स्थान के स्थान पर अंडरस्कोर का उपयोग करते हैं, इसलिए उन्हें संदर्भित किया जाता है। आप पैरामीटर नाम के बजाय भी संदर्भित कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए यदि आपके पास ऑपरेटिंग यूनिट पर निर्भरता है तो लेक्सिकल के बजाय यहाँ उदाहरण के लिए बजाय ऑपरेटिंग अंडरस्कोर यूनिट के लिए लेक्सिकन रेफरेंसिंग करने के बजाय आप HR अंडरस्कोर ऑपरेटिंग अंडरस्कोर यूनिट का भी रेफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि आप वैल्यू नेम्स की सूची का भी रेफरेंस कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का आप रेफरेंस कर सकते हैं और दोनों कार्य करेंगी। और आप यहाँ डिफ़ॉल्ट मूल्य को भी पहचान सकते हैं। आपको इसको डुअल से चुने, टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये डायनामिक है, लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लिट्स रिपोर्ट स्वचालित रूप से समझ लेता है कि ये एक फंक्शन है, ये भाग यहाँ, और फिर ये इसे डायनामिक रूप से निष्पादित करता है। तो आपको ये डुअल से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसे फिर से हटा देते हैं और आप कुछ ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे SYS डेट 100 या 1100, और फिर ये इससे अपने आप इस तरह से जोड़ देता है। इसलिए आपको पूरी क्वेरी टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्यूल। लेकिन आप बेशक यदि क्वेरी अधिक जटिल है तो आप उसमें एक सेलेक्ट क्वेरी भी रख सकते हैं, और शायद हमें ऐसा कोई उदाहरण मिल जाए। चलो वापस एपी सप्लायरों को देखते हैं, इसे सेव कर लेते हैं। अब तो यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। चलो वापस चलते हैं। कौन सा एपी इनवॉइसेस और लाइंस में डिफ़ॉल्ट्स हो सकते हैं। हाँ, इसमें एक डिफ़ॉल्ट है, यहाँ इसमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। हाँ, ये गतिशील है। तो आप यहाँ SQL क्वेरी भी रख सकते हैं और यहाँ हमारे पास डिफ़ॉल्ट मान है। यह भी बस एक मूल्य है, लेकिन हम इसे गतिशील बनाना चाहते हैं क्योंकि ये तभी स्थापित किया जाना चाहिए यदि इनमें से सभी मूल रूप से, यदि इनमें से कोई भी शून्य है। तो इस मामले में यही तर्क है। और ओके करनी। और एक चीज़ अभी देखने पर दिखाने के लिए एक और चीज़ है। आप देख सकते हैं कि इसका प्रदर्शन क्रमांक -10 है। -10 का मतलब है छुपा हुआ। तो ये कोई भी पैरामीटर है जिसे आप नहीं दिखाना चाहते, जैसे कि ऑनकेस्ट मानक में छुपे हुए पैरामीटर हो सकते हैं। कैसा कोई है, इसका एक नकारात्मक प्रदर्शन क्रम होगा। तो आप वितरण चयन मापदंड देख सकते हैं। अगर आप रन पर क्लिक करते हैं तो यह नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि पहला पैरामीटर लेजर नाम होगा। आप इसे यहाँ ऐसा देख सकते हैं। तो इस तरह से नेगेटिव डिस्प्ले सीक्वेंस काम करते हैं। और अगर आप डिस्प्ले सीक्वेंस खाली छोड़ देते हैं तो उसे केवल तभी उपयोग किया जाता है जब आपको अतिरिक्त जहाँ क्लॉज शर्तें या समान पैरामीटर नाम के लिए अतिरिक्त गुप्त पाठ, तो ये एक अलग कार्यक्षमता है। तो ये पैरामीटर छिपाना नहीं है। तो पैरामीटर छिपाने के लिए आपके पास नेगेटिव डिस्प्ले सीक्वेंस होगा और अलग अलग में अतिरिक्त गुप्त पाठ होगा। SQL स्थिति आपके पास यहाँ बिना डिस्प्ले सीक्वेंस के अतिरिक्त रिकॉर्ड हैं और पहला वाला डिस्प्ले सीक्वेंस होगा। तो यही अंतर है। यह लगभग सब कुछ दिखाने के लिए है। एक और छोटी चीज़ है जो उपयोगी हो सकती है। तो मुझे टेस्ट रिपोर्ट पर वापस जाने दीजिए। यहाँ यदि आप पैरामीटर दर्ज करते हैं और बीच में पैरामीटर दर्ज करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक और पैरामीटर है और इसी तरह, तो यहाँ आप अंततः डिस्प्ले सीक्वेंस से बाहर हो सकते हैं। तो यदि आप और अधिक दर्ज करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं ये स्वचालित रूप से ये संख्या 16 और इसी तरह डिफ़ॉल्ट करता है। लेकिन अगर हम अब 4 और 3 और डिस्प्ले, वह 3 और पैरामीटर बीच में जोड़ दें तो, और फिर अनुक्रम सीमा अब फिट नहीं होती क्योंकि अब कोई अंतराल नहीं बचा है,
और इसके लिए हमारे पास मेनू में एक सुविधा है एंड टूल्स रिसीक्वेंस पैरामीटर्स, और फिर आप उन्हें बराबर दूरी पर 10 की दूरी पर ले जा सकते हैं। तो यह उपयोगी है यदि वहाँ जगह खत्म हो जाए और आप उसे पुनः क्रमित करना चाहते हैं। ठीक है, ये पैरामीटर विवरण और कैसे मूल्यों की सूची और डिफ़ॉल्ट मान काम करते हैं का परिचय था। देखने के लिए धन्यवाद।